नाज़रीन, मुल्क के हालात पे हमने बात की, मगर यूँ लगता है ये ग्लोब हर जगह गर्म हो रहा है, दुनिया में जंगें हो रही हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, बड़ा एक अनयूजुअल और एक तेज़ी से तब्दीली मिडल ईस्ट में आई। पहले हम देख रहे थे गजा में जो हो रहा है, गले कट रहे हैं, मगर उसके बाद एकदम तेज़ी से गोलान की पहाड़ियों तक आ गया। आगे टैंक उनके जो बशार अल असद हैं वो निकल गए। How is it going to play out now vis-a-vis ईरान एंड पाकिस्तान, और ये क्या सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बन रही है जनरल साहब? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो काजी साहब बहुत शुक्रिया फॉर द इनवाइट। आई थिंक मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हुआ है जी, और ये पूरे न सिर्फ मिडल ईस्ट का खित्ता बल्कि मुझे डर ये है कि पूरी दुनिया को अब इसने अपनी लपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया से मेरी मुराद ये है कि जब बिग फोर्सेस इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी पॉलिसीज, मेरा मुराद बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, जिन्होंने टेसिट अप्रूवल दी हुई है इजराइल को, और वो किलिंग स्प्री के ऊपर है। आज अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो गाजा जो है इट्स ऑलमोस्ट गॉन, और गोलान हाइट्स भी आप देख रहे हैं, फलस्तीन की जो हालत हो चुकी है वो आप देख रहे हैं, फिर जो लेबनान में हुआ और अब जो सीरिया में हुआ है, और ईरान तक तो वॉर आ चुकी है जी। ईरान की डिस्टेबलाइजेशन क्या, ईरान इज ऑलरेडी इनटू वॉर, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये वॉर प्रॉक्सीज के साथ लड़ी जा रही थी, कौन सही था कौन गलत, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स भी अपनी जो कुर्द है वहां पे उनकी मदद से, इजराइल की मदद से, वेस्ट की सपोर्ट के साथ अपनी प्रॉक्सीज यूज कर रहा था। रशिया जो है वो अपने ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, ईरानियंस जो है वो हमास और ऑफ कोर्स हिजबुल्लाह वहां पे यूज हो रही थी। तो रेगुलर फोर्सेस तो थी नहीं, न रेगुलर हुकूमत थी। सीरिया की भी अभी बशार अल असद जो थे वो माइनॉरिटी हुकूमत थे और पूरी नुमाइंदगी नहीं करते थे, और जहां पर फिर माइनॉरिटी हुकूमत हो, जिसके पास अपनी फौज सही ना हो, जिसके पास अपनी रिट सही ना हो, तो उन कौमों का, उन मुल्कों का यही हाल होता है जो सीरिया का होता है। ईरान इज ऑलरेडी इन द वॉर जी। देखिए उनकी एंगेजमेंट्स तो हो चुकी हैं इजराइल के साथ, क्रॉस मिसाइल्स भी फायर हो चुके हैं, और ऑलरेडी ये रीजन जो है अंडर प्रेशर है। और जो न्यूक्लियर है ईरान का, उसके ऊपर आप देख रहे हैं एक्टिविटीज हो रही हैं, और एक दो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जनरल साहब, जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से बयान दे रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज जो मिसाइल जो है वो बना रहा है या बना चुका है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे गौरी या हमारे शाहीन सीरीज जो है वो डायरेक्ट इसराइल को हिट कर सकती है? इसराइल इसलिए खाइफ है और अमेरिका इसलिए खाइफ है? देखिए मियां साहब, बात इस तरह है कि रेंज है या नहीं है। हमारी रेंज जो है वो विज़ावी है इंडिया। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है इस वो इंडिया ही है, और मैं बहसियत पाकिस्तानी और एक एक्स जिम्मेदार ऑफिसर के तौर पे, या बहसियत जिम्मेदार पाकिस्तानी और एक ऐसे शहरी जो न्यूक्लियर कंट्री के एक शहरी को होना चाहिए, उस लिहाज से मैं इस पे डिस्कशन करना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसराइल कभी भी हमारे रडार पे नहीं रहा, या इसराइल के खिलाफ हमारे कभी भी ऐसे अज़ाइम नहीं रहे कि हम इन मिसाइल को यूज करें या अमेरिका के खिलाफ करें। हमने माजी में, हमारा प्रोग्राम, पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ है। इंडिया अब अपने देखे प्लेटफॉर्म्स कहीं भी दुनिया में अगर ले जा सकता है, जिस रेंज को इंडिया जाएगा, वो जरूरी तो नहीं कि इंडिया के अंदर ही बैठ कर मिसाइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। वो समुद्रों को कहीं यूज कर सकता है, कोई आइलैंड यूज कर सकता है, कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है, उनके पास कैपेबिलिटी है। तो हमने उसको मैच करना है। पाकिस्तान का डिजाइन टोटली इंडिया के खिलाफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक वो जाएगा, चाहे सैंक्शंस और नो सैंक्शंस। साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमारा जो निज़ाम है या हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो दिफाई है, लेकिन ये इसराइल जो इसराइल के अपना वज़ीर आज़म है उनका एक बयान है 2 अक्टूबर 2023 का कि वो नेतन्याहू का कि वो ईरान और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को इसराइल के मुस्तकबिल को ख़तरा करार देते हैं। तो इस तरह के गनौने जो उनके अज़ाइम हैं, क्या वो उसको पूरा करने के लिए ईरान को निशाना बना सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं? देखिए जी, इंटरनेशनल एप्लीकेशन जब होती है तो एनवायरनमेंट तो किसी वक्त वो बना के और एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, एनवायरनमेंट बनाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर मे बी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके, पॉलिटिकल chaos पैदा करके उसका फायदा तो पूरा उठा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री, ये हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और सबसे बढ़कर हमारी अवाम और हमारी मिलिट्री लीडरशिप,
ये मुहाफिज है इस प्रोग्राम के, ये मुहाफिज है हमारी आज़ादी के, ये मुहाफिज है हमारी जो सिक्योरिटी डेटरेंस है उसकी मेंटेनेंस के। तो पाकिस्तान न सीरिया है, न कोई और ऐसा मुल्क है जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो चाहे वो अमेरिका हो, ऑफ कोर्स वो बिग पावर है, अपनी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, बहुत सी चीजें अप्लाई कर सकता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान, हमने अपने होश में जो देखा प्रेसलर अमेंडमेंट। अच्छा, माफी चाहता हूँ जल्द साहब, मैं चाहता हूँ मैं ज्यादा इस्तेफादा कर सकूँ आपसे। बात यह है कि अभी हमने देखा, अगर सीरिया डिस्टेबलाइज हो गया, अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है, वो पेड अ वेरी हैवी प्राइस जो अफगानिस्तान का जो हुआ। और आप आज भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे हों, हमारे जवान हों, हमारे सपूत और शहरी हों, आज भी हम उसको सफाई कर रहे हैं। तो क्या ये हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये रिजीम चेंज के लिए जाते हैं या वहाँ डिस्टेबलाइज करते हैं ईरान को, तो इसके हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स होंगे। देखिए, जब नेबरहुड में काजी साहब आग लगी हो ना, अफगानिस्तान देखे ना, पाकिस्तान आज विक्टिम है बैड गवर्नेंस का और अफगानिस्तान का। हमारी सोशो साइको पूरी कंडीशंस चेंज हो गई है जी अफगानिस्तान की वार की वजह से। हमारा बड़ा पुरअमन मुल्क होता था, पाकिस्तान वाज डिफरेंट व्हाट वी हैव टुडे। तो ये इम्पैक्ट आया है वॉर का। आज डिस्टेबलाइज और डिसऑर्गेनाइज डिसअरेड अफगानिस्तान जो उसको यूज कर रहा है इंडिया अपने प्रॉक्सीज के लिए, अपने वॉर ऑन टेररिज्म का मिक्स जो हमारे ऊपर लगा रहा है, उसको क्लाइंट की सूरत में अफगानिस्तान में एक तो अबूरी हुकूमत मिल गई है, फिर फिनोमिनाज लाइक टीटीपी। तो देखिए, इस आप आईएसआईएस है, आईएसआईएल है, अब जहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स की वॉर इतनी फैल गई है कि कुछ समझ नहीं आता कि आप देखिए कितने जल्दी टर्म्स क्वाइन हो जाती है। आज से पहले हमने बहुत से लोगों ने तो शायद एचटीएस सुना ही नहीं होगा, एचटीएस सामने आ गई। इसी तरह एकदम बैठे बैठे आईएसआईएस का फिनोमिना आ जाता है। तो जब ईरान डिस्टेबलाइज होगा, वहां पे कोई और लोग आ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स। और फिर हमारी जो कोलैबोरेशन दोस्ती है चाइना के साथ, रशिया हमारे रीजन में, तो चाइना का ये जो रिम है या रशिया को जो रिम है उसको हमेशा डिस्टेबलाइज ही रखा जाएगा। ये तो अब उनकी स्ट्रेटजी रहेगी। अमेरिकन का मेन कंपटीटर है चाइना, हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, हमारी अमेरिका के साथ भी दोस्ती है, मैं उनको अपना दुश्मन नहीं करता रहा। लेकिन चाइना को चेकमेट करने के लिए या चाइना को रिड्यूस करने के लिए वो हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी शोरश इस्तेमाल करे। और अपना जो वॉच डॉग उसने इस रीजन में सिलेक्ट किया है इंडिया, अब इंडिया के अपीजमेंट में इंडिया हो सकता है अपनी कुछ ऐसी डिमांड या ख्वाहिशें रखते कि मैं इस कंडीशन का पाकिस्तान चाहता हूं, अगर आप मुझे यूज करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना। वैसे तो वो चाइना के खिलाफ कभी एक रेड लाइन, यानी जनरल साहब इंटरनेशनली ये कहा जाता है कि 2026-27 जो है मिसाइलों की जंगों का साल हैं दोनों। और क्या जो इजराइल है वो तो ईरान की एटमी प्रोग्राम को तबाह करना चाहता है, उन्होंने ये बयान भी दे दिए हैं। क्या ईरान पर जो है इसी जारहियत की जाती है तो 2027 में पाकिस्तान को भी इसमें खींच लिया जाएगा? देखिए, मैं अर्ज यही कर रहा हूं, मैं प्रिडिक्ट तो नहीं करता कि पाकिस्तान को खींच लिया जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कितनी देर लगती है मियां साहब। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं इसलिए उसको कंफर्म नहीं करता क्योंकि हमने अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान इज नॉट, वो इतने जल्दी ऐसे कम नहीं होगा अनटिल अनलेस हम अपने ही ऐसे हालात हमारे पैदा कर दिए जाए कि जिस पे मजबूर हो जाए। लेकिन ये प्रोग्राम पाकिस्तान का जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है, दे शुड अंडरस्टैंड कि हमारी सिक्योरिटी नीड है ये। हाँ, अगर वो उस वक्त एनवायरनमेंट पैदा करके पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते तो उससे पहले, अभी आपने अच्छा किया कि आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद, 1 साल बाद, लेकिन मैं तो कहता हूं कि कल को भी आप मद्देनजर रखें कि कल हो सकता है ऐसी एनवायरनमेंट हो और उसके जो नेसेसरी सेफगार्ड है इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग आवर सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग आवर इकोनॉमिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग आवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो ये अच्छा जनरल साहब, एक और एंगल से भी, जब भी हम अमेरिकन इलेक्शन देखते हैं तो अमन की बातें, सबसे ज़्यादा बॉम्ब जो हैं वो ओबामा ने फेंके 1 घंटे में 3 गालबन, और वो भी अमन की बात करता था और अमन का नोबेल प्राइज़ भी ले गया था। यही ट्रंप साहब कहते थे, अब वो पनामा की तरफ मुंह कर रहे हैं। तो ये क्या है, इज दिस अ बिजनेस एज यूजुअल फॉर देम कि फॉर गेटिंग वोट्स? आप अमन की बात करें और फिर तो ट्रंप साहब कैसे प्ले आउट करते नजर आते हैं, और क्या हमारी सियासत पर भी वो असरअंदाज होंगे या वो अमेरिका स्पेसिफिक पॉलिसी रहेगी जैसे वो कहते रहे हैं? देखिए काजी साहब, आप काश के वो अमन की बात करते हैं, वो एंटी वॉर पॉलिसी तो जरूर अनाउंस करते हैं, एंटी वॉर कहते हैं, टोटल पीस की बात नहीं करते कि हम टोटल पीस चाहते हैं। अगर वो टोटल पीस चाहते तो जो अभी अमेरिका ने टेसिट अप्रूवल दी है और जिस तरीके से इक्विप किया उन्होंने इजराइल को, तो वो क्लियर इंडिकेशन है। और अभी जैसे वहां पे एम्बेसडर आप देख रहे हैं, हाका भी एम्बेसडर आ रहे हैं, हैस्टेक जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उनके रूबियो हैं और डिफरेंट जो अपॉइंटमेंट होल्डर्स है, सारे प्रो इजराइल है, ये एंटी पैलेस्टाइन है।
एक तो उनके जो सलामती के जो मिडिल ईस्ट के वो आ रहे हैं एनवाय उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा जी देयर इज नो वर्ड लाइक पैलेस्टीनियन। तो फलस्तीनियों ने कह रहना तो दुनिया में और सी बहुत सी जगह, तो फलस्तीनी तो कोई है ही नहीं, या तो इरानियन है या अरब्स है। तो इस तरह की जब थॉट प्रोसेस, इस तरह का माइंड होगा गवर्नमेंट के बीच में, तो उनकी पॉलिसीज एंटी वॉर बूस्ट तो करते हैं, लेकिन वॉर की उन्होंने दूसरी फॉर्म्स बहुत सी अडॉप्ट कर ली हैं, जैसे प्रॉक्सीज का यूज है। वो तो अमेरिकन कन्वेंशनल ट्रुप्स तो उस पर हिस्सा नहीं ले रहे, तो वो प्रॉक्सीज को यूज करते हैं। तो मैं तो तब ट्रंप को मानूंगा कि वो वाकई जब वो कहेंगे कि मैं प्रो पीस हूं, टोटल पीस। टोटल पीस का मतलब यह है कि जस्टिस के साथ जब दुनिया अपने फैसले करेगी और दुनिया को होते नजर आएंगे। तो यही चीज है पाकिस्तान के बीच में। पहले उन्होंने भी सैंक्शंस लगाई हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, उनको खटक रहा है, उन्हें पता है एक स्ट्रांग मुल्क है, स्ट्रांग फौज है, कौम है, गैरत है, हमीयत है इस मुल्क के अंदर। तो इसको चैलेंज करने के लिए ऑफ कोर्स कोई और अडॉप्ट करेंगे। जैसे अभी देखे ना, हम विक्टिम इसीलिए तो हाइब्रिड वॉर का हुए हैं, 5th जनरेशन का हुए हैं कि अवाम और अफवाज में इतनी नफरत पैदा कर दी जाए, इनको दुनिया पैदा कर दी जाए कि ये एज अ कौम, जब आप एज अ कौम अपनी हैसियत खो देते हैं, वीक हो जाते हैं, तो फिर आपके ये प्रोग्राम सेफ नहीं रहते। इसलिए हमने प्रोटेक्शन करनी है। अच्छा जनरल साहब, एक और बात, एक और भी तो बड़ा लेकिन दुख जनरल साहब, हम मिडल ईस्ट की अगर सूरत हाल देखते हैं तो शाम के अंदर जो प्रॉब्लम इस वक्त हुई है, हुकूमत गिर चुकी है और वहाँ पर तमाम ताकतें जो हैं वो जमा हो चुकी हैं, और आप देखते हैं कि शाम गिरा तो अरब जो हैं उनको भी इसमें इफेक्ट हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर तमाम ताकतें जो जमा हो चुकी हैं, वहाँ की बड़ी जंग अगर छिड़ गई तो फिर उस खित्ते का क्या बनेगा? क्या उसके बाद अगले बारी किसकी है? देखिए मियां साहब, बात शायद साहब ऐसी है कि वहां पे अभी फर्दर और क्या मतलब है, इतना तो रिड्यूस हो चुका है मिडिल ईस्ट। वहां तो वॉर जो है वो ग्रेटर इजराइल का भी पूरा जो नक्शा है, या जो ग्रेटर इजराइल की ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसको पूरा करती हुई नजर आती है। अभी ईरानियन रेजिस्टेंस है, ऑफ कोर्स वहां पे अरब्स भी हैं। और देखिए हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अरब्स कांट विन अ वॉर विदाउट इजिप्ट एंड अरब्स कांट मेक पीस विदाउट सीरिया। तो सीरिया तो रिड्यूस हो गया, इजिप्ट अभी कोशिश कर रहा है कि वहां पे अब लाया जाए, लेकिन वॉर में उस तरीके से शायद वो कभी भी हिस्सा नहीं लेगा। जॉर्डन के अपने इश्यूज हैं, सऊदी अरेबिया के अपने इश्यूज हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अपने ये जो स्ट्राइफ है, अनफॉर्चुनेटली ऑन द सेक्रेटेरियन लाइन, ये उसको एक कलेक्टिव पैगाम तो दे नहीं रही। अभी ये थोड़ा सा नजर आएगा कि अमेरिका को हम ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ दे मेक दिस कोलिशन कोलैबोरेटिव ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट सीरिया में बनती है कि नहीं बनती, कि वो अपनी एक ही फैक्शन को या एक ही जो पहले जुल्म हो रहा था, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन सीरिया के गिरने के बाद आई डोंट थिंक सो कि अभी मिडिल ईस्ट में वो स्ट्रेंथ रही है वो इजराइल को रेजिस्ट करने की। यूनाइटेड फ्रंट भी उन्होंने जो रेजिस्टेंस का था वो भी टूट चुका है। तो अलार्मिंग सिचुएशन है, ऑलरेडी वॉर तो बहुत स्प्रेड हो चुकी है। और जो मेन मिडिल ईस्ट की ये जो कंट्रीज हैं, खास अभी देखें ना, फलस्तीन किधर है, आज लेबनान किधर है, फलस्तीन तो गाजा इज नो मोर देयर, इसको तो 70-80 साल लगेंगे अपनी फॉर्म रिट्रीव करने में। तो आई थिंक वॉर बहुत वहां पे फैल चुकी है। ईरान में अगर वो आएंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ डेंजरस कोलिजन, और ये फिर इंटरनेशनल पीस जरा पूरी दुनिया का हिलेगा। ये मत समझे वेस्ट भी और अमेरिका भी कि वो अगर इधर आग लगाएंगे तो वो खुद इससे महफूज रहेंगे। आप अंदाजा लगा लें अफगानिस्तान और इनमें कितना दूरी थी और कैसे स्ट्राइक हुआ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ब्रीडिंग ग्राउंड्स जब बन जाते हैं तो चाहे कितना भी कमजोर दुश्मन क्यों ना, वो कहीं ना कहीं अपना रिस्पॉन्ड करता है।